आप जब से बाजार में आए होंगे आपने एक चीज देखी होगी कि मार्केट में जब गिरावट होती है तो जनरली आप सुनते हैं एक निवेशक के रूप में अब आपके लिए खरीदने का अवसर है, आप खरीदिए, बाई ऑन डिप की बात आप सुनते हैं। जब बाजार ऊपर जाती है यानी बढ़ती है तो आप सुनते हैं कि अभी स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए, मार्केट अभी और ऊपर जाएगी, आपके स्टॉक्स अभी और ऊपर जाएंगे। और जब बाजार अपने ऑल टाइम हाइज लगाती है तब भी आपको स्टॉक रखने की ही सलाह दी जाती है। आप ये समझने की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि स्टॉक बेचने कब हैं, क्योंकि उसका कोई डिस्कोर्स ही मीडिया में आपको नहीं दिखता है, ना ही ज्यादातर यूट्यूब चैनल्स पे दिखता है, क्योंकि उसको फिर ट्रेड मान लिया जाता है, जो कि बहुत गलत बोला जाता है, दिखाया ये जाता है कि ये बहुत गलत है। एक निवेशक के रूप में जब आप शेयर को सिर्फ खरीदते जाते हैं या सिर्फ बाई ऑन डिप करते जाते हैं, एवरेजिंग करते जाते हैं, क्या ये सही रणनीति होती है? हम इस वीडियो में आज बात करेंगे कि क्यों बहुत सारे लोग बहुत सारे जगहों पर, चाहे उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया है, टेलीविजन है, यूट्यूब है, हर जगह पे आप बाई ऑन डिप या लगातार बाइंग की ही बातें क्यों सुनते हैं? कहीं पर भी एग्जिट की बात क्यों नहीं आती है? क्या इसमें कुछ नया चीज है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो निवेशक के लिए हर समय सही नहीं हो, या उसके कुछ और पहलू हो सकते हैं? यद्यपि इस पूरी सीरीज के मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उनमें से ये पहला वीडियो है जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी थीसिस के पीछे मेन आइडियोलॉजी क्या है, मेन समझ क्या है, जिसके नाते ये सब बातें आप सुनते देखते रहते हैं। यद्यपि अगर आप ये बात समझने की कोशिश करें तो आपको ये जरूर समझने में आएगा कि मार्केट में जो बड़े पीएमएसएज हैं, जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, वो जरूरी नहीं है कि हर समय लगातार प्रॉफिट बनाते रहें। अगर आप 2021 से डेटा देखेंगे जो कि बहुत रीसेंट है, और अगर आप 2010 से भी डेटा देखेंगे जो कि करीब 16 साल का डेटा है, दोनों ही डेटा में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। 2020 जब बाजारों ने गिरावट दिखाई, कोविड में बाजार गिरने लगे, और उसके बाद जब बाजार थोड़ा ऊपर आए, यानी वो लेवल जहां से बड़ी गिरावट शुरू हुई थी उसके ऊपर आए, यानी 2020 के ऑल टाइम हाई के ऊपर जब बाजार निकले, अगर आप उस पॉइंट से, यानी अगर मैं ये कहूं कि कोई आदमी ने 2019 में म्यूचुअल फंड में पैसे डाले थे, तो उस पॉइंट को, जो कि हमें 2020 के मिड में भी मिलता है वही सेम पॉइंट, अगर उस पॉइंट से हम कैलकुलेट करें तो अभी जब 2025 चल रहा है, दिसंबर का वक्त है, बाजार अब 2025 में क्या स्थिति बन रही है, तो लगभग, अब ये बात बहुत ताजुब वाली बात है कि पिछले 5 साल, 4-5 साल जो गए गुजरे हैं इस बीच में, इस पीरियड में अगर उस डिप को आप हटा दें, यानी अगर 2019 में ऑल टाइम हाई के आसपास या 2020 में ऑल टाइम हाई के आसपास, जब आपने कोविड के लो से रिकवरी करी, उस पॉइंट पर अगर आपने खरीदी किया है, म्यूचुअल फंड में डाला है पैसा, पीएमएसएज में डाला है पैसा, तो डेटा ये कहते हैं, और ये डेटा बहुत सारी वेबसाइट्स पे है, कि भारत में लगभग, और ये सिर्फ भारत का ही नहीं है, विश्व में भी काफी स्थिति ऐसी ही है, अमेरिका में भी लगभग 80% जो म्यूचुअल फंड है वो अंडर परफॉर्म किए हैं। यानी कि अगर निफ्टी आपकी जो है 26% से बढ़ी है ओवरऑल, अगर इस पूरे पीरियड के दौरान 13-14% का सीएजीआर बनता है, उस पूरे पीरियड में आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने निफ्टी की अपेक्षा कम रिटर्न दिया है। साथ में, और इनमें नंबर कितना है, तकरीबन 70 से 80% म्यूचुअल फंड के ये नंबर निकलते हैं। साथ में इसी तरह के नंबर 2020 से भी निकलते हैं। फिर ऐसे में ये बात कहना कि आप जब भी शेयर बाजार में रहिए तो शेयर खरीदते जाइए, क्यों जरूरी है? क्या दिखता है? अगर बाजार परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, यानी म्यूचुअल फंड्स जो भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जो कि आप लगातार समझते हैं कि वो सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं परफॉर्म करके दे पाते। साथ में अगर आप पीएमएसएच की बात करिए, मैं किसी भी पीएमएस का नाम जरूर नहीं लूंगा, लेकिन डेटा आपको अवेलेबल है, आप अगर बहुत सारा जगहों पर आप इसको सर्च करके बहुत सारे डेटा निकाल सकते हैं, चाहे उनमें बड़े लोग जो यूट्यूब पे भी उपलब्ध हैं उनके पीएमएसएस की बात करें, या फिर ऐसे पीएमएसएस के ओनर्स जो यूट्यूब पे एटलीस्ट नहीं है लेकिन बड़े बड़े एयूएम उनके हैं, उन सभी की अगर आप पिछले कुछ समय की बात करिए तो वहां पर भी रिजल्ट बहुत ही खराब दिखता है। रिजल्ट क्या दिखता है? रिजल्ट ये दिखता है कि करीब, अगर आप पिछले 4-5 सालों की बात करिए, तो अगर मार्केट ने, बीएसई ने, मैं कुछ एक पीएमएस का नाम तो जरूर नहीं लूंगा, डेटा जरूर सामने रख दूंगा कि 3 से 5 सालों के बीच में, 3 साल की डेटा आप रखिए, तो निफ्टी ने, बीएसई 500 ने जहां 14.5% का सीएजीआर दिया है, पीएमएस ने 6.4% का सीएजीआर दिया है। और ये काफी प्रमुख पीएमएसएज हैं जो काफी नामवर हैं, और बहुत सारे पीएमएसएज भी इसी रेंज में आते हैं। नाम डालने का प्रॉब्लम ये है कि फिर जो है अलग अलग मुद्दे खड़े हो जाते हैं कि मैं किसी को डाउनग्रेड कर रहा हूं, मेरा यहां पर किसी को डाउनग्रेड करने की उम्मीद वो नहीं है। अल्टीमेटली मैं सिर्फ सच्चाई आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं।
और इसीलिए मैं किसी पीएमएस का नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन अगर 5 साल की स्थिति देख लीजिए, लास्ट 5 साल की स्थिति देख लीजिए, तो बीएससी जो है करीब, मतलब बीएससी 500 का इंडेक्स जो है करीब करीब 20% बढ़ा है, सीएजीआर दिया है। पीएमएसएस ने 11% का सीएजीआर दिया है। अगर हम यहाँ पर कुछ और पीएमएसएस की बात कर लें, 4% का सीएजीआर, 3% का सीएजीआर, माइनस के भी सीएजीआर आपको इस दौरान में मिले हैं। बहुत सारे पीएमएसएस ऐसे हैं बड़े बड़े नाम वाले लोगों का कि जो एफडी से भी खराब परफॉर्म किए हैं पिछले 5 सालों के दौरान। और ये भारत के डेटा है, मैं बाहर के डेटा की बात नहीं कर रहा हूं। ये डेटा समझाना क्यों, क्या क्या दिखाता है ये डेटा? ये दिखाता है कि 80% म्यूचुअल फंड, लगभग 80 to 90% पीएमएसएस, लगभग 50 से 60% जो स्मॉल केसेज हैं वो इंडेक्स लेवल पर, यानी इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर वो नहीं कर पाते तो क्या कारण है उसका मैं अलग किसी निश्चित रूप से किसी वीडियो में डिटेल करूंगा कि उसके बहुत स्पेसिफिक कारण है, और वो बहुत सारे कारण है उसका, क्योंकि वो जानबूझकर कुछ ऐसे स्टॉक खरीदे जाते हैं जो जरूरी नहीं है कि वो बहुत बढ़ें, लेकिन जरूरी है कि वो इसलिए खरीदे जा रहे हैं कि शायद इंडेक्स मैनेज हो, शायद उस कंपनी के ओनर से उनकी बात हुई, या कुछ अलग अलग प्रकार से इफ एंड बट बहुत सारी चीजें होती है, किसी नाते भी वो खरीदते हैं। बट अल्टीमेटली रिटर्न नहीं आता है, और रिटर्न नहीं आने के बावजूद भी मीडिया डिस्कोर्स इस तरह से रहेगा। आप ऐड देखेंगे, आप मीडिया में सुनेंगे, आप चैनलों पे देखेंगे, हर जगह म्यूचुअल फंड सही है की बात की जाएगी। साथ में कब रिडम्पशन करना है, अगर आपने बोला मुझे म्यूचुअल फंड रिडम करना है, निकाल लेना है, तो वो सबसे बड़ा गलत बात कही जाती है। पीएमएस में पैसा डाला है, निकाल लेना है, गलत बात कही जाएगी। बताया जाएगा कि आपको तो होल्ड ही करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा बन जाएगा। लेकिन वो लॉन्ग टर्म का रिजल्ट अगर आप पिछले 30-40 सालों में अमेरिका का भी देखेंगे तो वहां पर भी ये लगभग इसी तरह के नंबर देखने को मिलते हैं। एसएनपी के तुलना में म्यूचुअल फंड वहां के भी उतना ज्यादा बेहतर, या लगभग 70 से 80% अंडर परफॉर्म ही करते हैं। सिंपल है, गूगल पे सर्च कर लीजिए, कमेंट में लिखने से बेहतर है कि मेरी बात गलत है, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स पर बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर जरूरी होगी तो मैं किसी और वीडियो में डिटेल डाटा डाल दूंगा। डाटा डालने से बहुत ज्यादा सेंट्रिक हो जाएगा, नाम आ जाएंगे, इसलिए वो मैं नहीं डालना चाह रहा हूं। लेकिन आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको ये सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल है। एआई की दुनिया में तो सिर्फ चैट जीटीपी पे डाल दीजिए, वो भी दे देगा। तो अल्टीमेटली ये सब होता क्यों है? अल्टीमेटली जब मार्केट का परफॉर्मेंस खराब होता है, अब जैसे इस साल के मार्केट के परफॉर्मेंस को अगर 2 मिनट के लिए देखा जाए, फिर समझा जाए कि ये बाई ऑन डिप वाली कहानी इतनी ज्यादा क्यों चलती है। बाई ऑन डिप वाली कहानी जब गिरावट होती है तब भी चलती है, जब बढ़ती है तब भी चलती है। यानी कि लो होल्ड करो, गिरावट में खरीदो, कभी बेचो मत, ये वाली कहानी अभी भी चल रही है। जबकि स्टॉक प्राइस 40% डाउन हो गए, बहुत सारे स्टॉक 40% डाउन है, उनके लिए ये है कि अब गिर गया, इतना गिर गया, अब क्यों बेचना है, यहां से भाग जाएगा। जैसे केन्स टेक्नोलॉजी कल, मतलब पिछले 10-20 दिनों के अंदर केन्स टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां करीब करीब जो है 40% घट गई। अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां घट गई। और मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी कंपनियों ने अच्छा प्राइस डैमेज देखा है। अब यहां पर एक मुद्दा और भी खड़ा होता है कि जिस तरह से केन्स ने कहा कि उनका जो है जो हिसाब किताब है, बेसिकली पवाल तो हिसाब किताब को लेके ही हुआ कि हिसाब उनका गलत है, यानी जो उन्होंने रखा, कोटक ने उस पर रिपोर्ट निकाली और बोला कि आपका हिसाब गलत है, आपका ये वैल्यूएशन ये गलत आप जो है दे रहे हैं। अल्टीमेटली उसका मैनेजमेंट ने जवाब दिया, मैनेजमेंट के जवाब से पहले स्टॉक 30% टूट गया। अब यहां पर यह भी समझने वाली बात है कि जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो गलत पहलुओं पर ही एनालिसिस करते हैं और उसके बाद फिर वो गिर जाता है। मतलब जब आपके डेटा ही गलत है, क्योंकि कंपनियां मैनिपुलेट कर रही हैं, तो इसीलिए भी आपको बहुत बार गलतियां होती हैं कि जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। बट चार्ट एनालिसिस में ये गलती नहीं होती है, चार्टिकली स्टॉक्स बहुत पहले एग्जिट आपको बता देते हैं। खैर अभी मैं वो चार्ट दिखा नहीं रहा हूं तो बात नहीं करते। लेकिन अगर आप पिछले 1 साल की बात करिए, जबकि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई है, मेन स्ट्रीम मार्केट में निफ्टी में आपको तेजी दिखी है, निफ्टी आपकी बढ़ी है 4% के आसपास इस पूरे वर्ष के दौरान। ईयर टू ईयर की मैं बात कर रहा हूं, 1 ईयर रिटर्न की बात कर रहा हूं। मिड कैप लगभग फ्लैट हो गया है आज की डेट में। जब आज बाजारों में थोड़ी गिरावट हुई तो आज करीब करीब अब 1.25% बचा हुआ है। स्मॉल कैप लेकिन 11% एक वर्ष के अंदर टूट चुका है। यहां पर यह भी ध्यान रखने की है कि नेक्स्ट 50 जो है वो भी करीब 6.8%, यहां पर आपको रेड में नहीं दिख रहा है, ग्रीन में दिख रहा है, बट उसके सामने की निशान देखिएगा वो माइनस में है, -0.88%। निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी निफ्टी के बाद के अगले जो टॉप 50 कंपनियां हैं वहां पर 7% का गिरावट हुआ है, जबकि निफ्टी में 4-5% का
तेजी हुआ है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि बड़ी कंपनियों में सेलिंग नहीं है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी छोटी में आप जाइए आपको जबरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही है। ऐसे इंडेक्स जो ट्रेड नहीं होते उनकी स्थिति देखिए, स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 50, अल्फा 50, ये सब 10-10, 12-12, 14-14% घटे हैं। यानी मेन स्ट्रीम मार्केट में आपको एक जबरदस्त सेलिंग पिछले 1 सालों के अंदर देखने को मिली है। यद्यपि मैंने इस पे कई बार वीडियो बनाए हैं कि प्रमोटर बेच रहे हैं, एफआईआईज बहुत ज्यादा बेच रहे हैं, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा प्रमोटर की सेलिंग रही है, उनसे कहीं ज्यादा और लोगों की सेलिंग के नाते भी ये मार्केट में आपको इस तरह के फॉल देखने को मिल रहा है। डेटा वाइज भी डिफरेंस आता है कि जब सेबी के डाटा और जो आपका एक्सचेंज का डाटा है एफआईआईज और एफपीआईज को लेकर के बिल्कुल ही अलहदा आता है, बिल्कुल ही गलत डिफरेंस आता है, गलत नहीं, बिल्कुल अंतर आता है। उस पर भी मैं आपको एक सामने वीडियो बनाऊंगा डिटेल कि वो डिफरेंस इतना ज्यादा क्यों है। बट अल्टीमेटली चूंकि नंबर्स बहुत ही डिफर आते हैं तो गवर्नमेंट कहती है नहीं एफआईआईज बाई कर रहे हैं और डेटा दिखता है कि सेल कर रहे हैं। अल्टीमेटली हर जगह सेलिंग दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उस डिस्कोर्स पे आऊं कि लगातार बाई ऑन डिप, लगातार खरीदी, लगातार होल्डिंग, इनकी बातें की जाती हैं। ये नहीं कहा जाता कि जिस स्टॉक में स्टॉप लॉस जा रहा है वहां से निकल जाओ, और जिन स्टॉक्स में स्टॉप लॉस नहीं जा रहा है, जो ब्रेकआउट्स क्रिएट कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चरली अच्छे लग रहे हैं, आप उनको बाई करो, उनको होल्ड करो, वो बेहतर परफॉर्म करके दिखा देंगे। ये बातें नहीं कही जाती हैं स्पष्ट रूप से। यही कहा जाता है गिरावट है निवेशक हो खरीद लो, ऊपर जा रहा है तो होल्ड करके बैठे रहो, गिरावट में खरीदोगे तो ऊपर जाएगा। लेकिन ये बात कहना कैसे सही हो सकता है जब स्टॉक 50% घट गया या 60% घट गया, बहुत सारे स्टॉक घटे हैं, तो आप प्रॉफिट कैसे बनाएंगे? और जब आप म्यूचुअल फंड, वही जो लोग ये बात कह रहे हैं, अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि म्यूचुअल फंड के लोग, पीएमएस के लोग जनरली टीवी पे आते हैं या यूट्यूब पे हैं, तो वो जब खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उनका इंडेक्स को वो बीट नहीं कर पा रहे, तो उनकी बातें सही कैसे हैं कि वो बोल रहे हैं कि लेके बैठे रहो तो बैठे रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए भाई? उन्होंने तो खुद ही आउट परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने तो खुद ही खराब परफॉर्मेंस किया है। बाजार बढ़ रही है तो वो 12% से तो वो 4% बना के दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली उनकी बातें सुनी क्यों जाएं? तो फिर लेकिन ये बात क्यों है कि ये इतना कहते क्यों है? और बातें, चूंकि म्यूचुअल फंड इतना एड रेवेन्यू खर्च करता है तो ये सब होता क्यों है? अब इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एयूएम को देखना पड़ेगा। एक एयूएम नाम की चीज आपने सुनी होगी, यानी जो एसेट होता है टोटल, जो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या पीएमएस के पास होता है, जिसके आधार पर वो निवेश कर रहा होता है। जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं, बहुत नॉर्मल है, भारत में बहुत बड़े बड़े पीएमएसेज हैं, म्यूचुअल फंड तो बहुत बड़े बड़े हैं, कई हजार करोड़ के फंड्स हैं, और टोटल उनकी वेल्थ अगर आप निकालोगे तो लाखों करोड़ में चली जाती है। लेकिन अगर हम एक छोटा सा फंड रखें, एक मीडियोकर टाइप का, कि कोई 12,500 करोड़ या 13,000 करोड़ की मान लेते हैं, एक जो है पीएमएस आई, 13,000 करोड़ पीएमएस में बहुत ज्यादा रकम मैं नहीं बोल रहा हूं। देश में बहुत सारे पीएमएसेज हैं जो 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ पर भी काम कर रहे हैं। मैं बहुत छोटा अमाउंट ले रहा हूं, 12-13,000 करोड़ के आसपास का। म्यूचुअल फंड तो बहुत ऊपर है, एक एक फंड में लाख लाख करोड़ का एयूएम बनता है। अब जरा समझिएगा, जब पीएमएस में आप पैसा डालते हैं, तकरीबन 2% जो है साल का चार्ज होता है। 2% चार्ज अगर आप बात कीजिए तो अगर 13,000 करोड़ भी है, 13,000 करोड़ में अगर आप 2% या 12,500 करोड़ में 2% भी अगर आप करें तो करीब करीब 250 करोड़ रुपए आपके जो हैं हर साल के उस पीएमएस के बनते हैं। अगर 0.5%, अगर 1 लाख करोड़ का 0.5% कोई म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो के रूप में ले रहा है, तो उसके आप सोचो 1 लाख करोड़ में 500 करोड़ रुपए बन रहे हैं। कहने का मतलब है 1 लाख के एवरेज में 500 करोड़ सिर्फ 0.5 एक्सपेंस रेशियो पर। 2% एक्सपेंस रेशियो, चूंकि म्यूचुअल फंड से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पीएमएस में होता है, अगर 12-13,000 करोड़ का भी है, जो कि मीडियोकर टाइप का नंबर है, अगर ये नंबर भी है तो करीब 250-300 करोड़ रुपए साल की कमाई हो जाती है फंड की। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इतना बड़ा डिस्कोर्स आप सुनते हैं कि कभी बेचना नहीं है, वो इसलिए है ताकि जो एयूएम है वो बना रहे, एयूएम कभी घटने ना पावे, क्योंकि वो एयूएम जो है वो हजारों करोड़ लोगों का है। धीरे धीरे करके लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, इनफैक्ट भारत की करीब 10% जनसंख्या अब जो है म्यूचुअल फंड में पैसा डालने लगी है, तो काफी बड़ा अमाउंट है, 10 करोड़ तो मिनिमम हो गया। उतने लोगों का जो ये पैसा आ रहा है, उसमें कोई 5,000 भी डाला, कोई 10,000 भी डाला, 500 का भी म्यूचुअल फंड क्यों होना चाहिए? ताकि एयूएम जितना बढ़ सके उतना बढ़ जाए। एयूएम के बढ़ने का जो बड़ा बेनिफिट है वो म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस को मिलता है। अब अल्टीमेटली अगर एयूएम बढ़ता रहेगा
तो पैसे बनते रहेंगे। मार्केट को आउट परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग निकलेंगे, फिर कुछ नए लोग आएँगे, पैसे उसमें जाते रहेंगे। चूँकि इतना ज़्यादा ऐड होता है, चूँकि इतना ज़्यादा मार्केट में इतनी बातें होती हैं इसकी, तो अमूमन लोगों को लगता है कि अगर हम लेके बैठे ही रहेंगे, तो पैसा तो हमारा बन ही जाएगा। लेकिन रिज़ल्ट तब समझ में आता है, जब आप बाहर की मार्केट को भी समझिए, देखिए। जैसे जापान की मार्केट में पिछले 25-30 सालों में म्यूचुअल फंड्स ने कोई ख़ास पैसा नहीं बनाया। लगभग 90% म्यूचुअल फंड वहाँ पर अंडर परफ़ॉर्म करते रहे, लॉस मेकिंग बने रहे, क्योंकि मार्केट वहाँ की नहीं चली। चाइना की भी कहानी कुछ लगभग इसी तरह की है कि वहाँ पर भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कुछ खास अच्छा नहीं कर पाई है। डेटा आप एनालाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अमेरिका में भी यही सेम कहानी रही कि अंडर परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड में 80-70-80% होता है। भारत में भी इससे कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी 60-70-80% तक अलग-अलग समय अंतराल, चूँकि आप अलग-अलग समय पे लेते हैं, तो मार्केट के बराबर या अंडर परफॉर्मेंस, बराबर अंडर परफॉर्मेंस मतलब अगर बाजार 10% से 11% से बढ़ रही है, तो म्यूचुअल फंड भी 10, 11, 12% से बढ़ रहा है। तो इस तरह का जो नंबर है, यहाँ पर भी 80% म्यूचुअल फंड में यही होता है कि बाजार के लगभग बराबर या जरा-मरा सा आगे वो परफॉर्म करते हैं या थोड़ा-सा नीचे हो जाते हैं, यानी प्लस माइनस 2% की रेंज में 80-90% म्यूचुअल फंड आपको पिछले 15-18 सालों में रिटर्न बना के देते हुए दिखाई पड़े हैं। तो बहुत ज़्यादा आउटबीट नहीं कर पाते हैं। अब मुद्दा यही है कि जब एयूएम बनता रहेगा, लेकिन हाँ, वो ठीक है कि अब आपका रिटर्न एफडी और बाकी जगहों पे तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है, तो वो बात की जाती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा बन जाता है, बट चूँकि एयूएम बड़ा है, तो जो ओनर्स हैं, जो फंड चला रहे हैं, उनके पास एक बड़ा अमाउंट आएगा। चूँकि बड़ा अमाउंट तभी आएगा जब अगर आप रिडम्पशन करेंगे, तो फिर वो एयूएम घटने लगेगा। जब एयूएम घटने लगेगा, तो फिर वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो पैसा नहीं बनेगा। तो अल्टीमेटली जो बाई ऑन होल्ड और बिना सेलिंग कभी कुछ बेचना नहीं वाली कहानी आप सुनते रहे हैं लगातार इन्वेस्टिंग की जर्नी में, उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण है कि एयूएम को बनाए रखने के लिए ये डिस्कोर्स मार्केट में होता है। ये डिस्कोर्स सही है, गलत है, वो आपके ऊपर है। आप बात माने ना माने वो आपके ऊपर है, लेकिन अल्टीमेटली यही कुछ दिखता है कि सेलिंग नहीं करने पर जो जोर होता है। रिटर्न बनते हैं, नहीं बनते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा कि क्या रिटर्न बन रहे हैं। बाजार के बराबर के रिटर्न बनते हैं, वही मैं भी बोल रहा हूँ कि बाजार के निफ्टी के इंडेक्स के बराबर के रिटर्न बनते हैं या उससे खराब रिटर्न बनते हैं, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं बन जाता। बहुत सारे पीएमएस म्यूचुअल फंड्स भी जो है बाजार से खराब रिटर्न भी बना के देते हैं। बट ये पूरा डिस्कोर्स जो है इस मामले पर होता है कि आपका एयूएम ना घटने पाए, और जब एयूएम नहीं घटेगा तो अल्टीमेटली उनको पैसा बनता रहेगा। तो ये है पूरी कहानी। तो जो बाजार घटती है तब भी आपको इसीलिए बहुत ज़्यादा बाई एंड डिप की बात की जाती है। फिलहाल मार्केट जो है थोड़ा परेशान है, थोड़ा निगेटिव है। पिछले 2 दिनों में भी बाज़ारों में गिरावट ही हुई है। आज भी बाज़ारों ने वापस से जो परसों के लोज थे 25,730 की रेंज हमने फिर से टच कर दी है। अब देखना पड़ेगा कि क्या फेड के रिजल्ट के बाद मार्केट और नीचे जाएगी, क्योंकि अब आज फेड आपको रेट देगा और उसके बाद क्या होगा, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट की फुल उम्मीद वहाँ पर है। तो अगर वो होता है तो मार्केट थोड़ा रिकवर कर सकती है। मगर इंडेक्स इज अ डिफरेंट थिंग, स्टॉक इज अ डिफरेंट थिंग। इस मार्केट में इंडेक्स और स्टॉक्स में बिल्कुल अलग अलग पोजीशन चल रही है, और चूंकि ये पोजीशन जो अलग अलग चल रही है, जो अलग अलग दिखाई पड़ रही है, ये अपने आप में एक अलग प्रॉब्लम है। जो कि मैंने बताया कि निफ्टी जहां बढ़ रही है वहीं पर बाकी जगहों पर गिरावट दिख रही है। उसको और एक्सप्लेन करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। ये एक छोटी सी सीरीज जैसा मैं लेके आऊंगा अगले 3-4 वीडियोस में, और मैं इसको आपको आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रखने की कोशिश करूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो करें, पढ़ के करें, सुन के करें, देख के करें। कमेंट में जो भी लिखें वो उस तरह लिखें कि दूसरे को भी उससे लाभ हो सके। डेटा बहुत सारे हैं, आप उसको गूगल करके भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने उनको एक जनरल वे में आपके सामने रखने की कोशिश करी है। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।